हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ये सवाल सुनने में तो एकदम बच्चों वाला लगता है ना। लगता तो है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और सच तो शायद ये है कि हम आज भी इसका पूरा जवाब जानते ही नहीं हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हर कुछ सालों में बदल जाता है। जैसे ही हमें लगता है कि चलो अब सब कुछ पता चल गया है, कोई नई खोज आकर पूरी कहानी ही बदल देती है। तो आज हम अपने ब्रह्मांड के इसी कोने की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं, प्लूटो की खोज से लेकर प्लैनेट 9 के रहस्यों पर लिखे लेख और नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली ताज़ा जानकारी भी। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि आखिर एक ग्रह को ग्रह क्या बनाता है और क्या हमारे सौरमंडल के अंधेरे कोने में कोई नौवा ग्रह वाकई छिपा बैठा है। और ये कहानी एक पहेली की तरह है। मतलब इसकी शुरुआत एक ऐसे ग्रह की खोज से हुई जो था ही नहीं, फिर एक ग्रह को उसके पद से ही हटा दिया गया। और अब हम एक नहीं शायद दो नए ग्रहों को ढूंढ रहे हैं। जी। तो चलिए इसी अजीब कहानी से शुरू करते हैं, प्लूटो की कहानी से, जिसे पहले ग्रह माना गया और फिर नहीं, ये सब शुरू कैसे हुआ था? इसकी जड़ें 1900 के दशक की शुरुआत में हैं। पॉसिबल लोवेल नाम के खगोल शास्त्री थे। अच्छा। उन्हें यकीन था कि यूरेनस की कक्षा में कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ा अनदेखा ग्रह, जिसे उन्होंने प्लैनेट एक्स कहा, अपने गुरुत्वाकर्षण से यूरेनस को खींच रहा है। और इसी प्लैनेट एक्स को ढूंढते ढूंढते 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो को खोज निकाला। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं, बल्कि यहीं से एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा। उम्मीद थी कि प्लैनेट एक्स पृथ्वी जितना बड़ा होगा, लेकिन प्लूटो तो बहुत ही छोटा और हल्का निकला। मतलब पृथ्वी के वजन का सिर्फ 1500वां हिस्सा। इतना छोटा? हाँ, वो इतना छोटा था कि यूरेनस पर कोई असर डाल ही नहीं सकता था। तभी से खगोल शास्त्रियों के मन में ये कांटा चुभ गया कि क्या प्लूटो सच में एक ग्रह है। और ये बहस फिर दशकों तक चलती रही होगी। बिल्कुल। तो 2000 के दशक में टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और हमने प्लूटो के पड़ोस में यानी काइपर बेल्ट में झांकना शुरू किया। और वहां चीजें और उलझ गईं। हाँ, वहां तो जैसे पूरा का पूरा परिवार ही मिल गया। हमें एरिस मिला जो प्लूटो से भी ज्यादा भारी है। ओहो। फिर ओमिया, माँ के सेडना, एक के बाद एक कई बौने ग्रह मिले। अब सवाल ये था कि अगर ये सब ग्रह नहीं है तो फिर प्लूटो क्यों है? उसमें ऐसा क्या खास है? सही बात है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने एक मीटिंग की। जी। और उन्होंने पहली बार ग्रह की एक आधिकारिक परिभाषा तय की। 3 शर्तें रखी उन्होंने, है ना? हाँ, उन्होंने 3 नियम बनाए। किसी भी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए ये 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, वो सूर्य का चक्कर लगाता हो। ठीक है, ये तो प्लूटो करता है। दूसरी, वो इतना बड़ा हो कि उसकी अपनी ग्रेविटी उसे खींचकर लगभग गोल बना दे। ये भी करता है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी और सबसे विवादित शर्त है, वो ये कि उसने अपनी कक्षा के आसपास का इलाका बाकी छोटे-मोटे पिंडों से साफ कर दिया हो। साफ कर दिया हो मतलब उसे अपने इलाके का दादा होना चाहिए जो बाकी छोटे-मोटे पिंडों को रास्ते से हटा दे। बिल्कुल सही। और प्लूटो यहीं आकर फेल हो गया। अच्छा। वो सूर्य का चक्कर लगाता है, गोल भी है, लेकिन उसका पड़ोस काइपर बेल्ट की बर्फीली चट्टानों से भरा पड़ा है। वो अपने इलाके का दादा नहीं है। और इसीलिए उसे ग्रह से बौना ग्रह बना दिया गया। जी, लेकिन ये परिभाषा भी तो थोड़ी अजीब है। मतलब कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस हिसाब से तो पृथ्वी भी ग्रह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कक्षा में भी तो हजारों एस्ट्रॉयड घूमते हैं। यही तो इस बहस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ असल मुद्दा सिर्फ प्लूटो नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि हम चीजों को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या किसी ग्रह को उसके आंतरिक गुणों से पहचाना जाना चाहिए कि वो कैसा है, गोल है या नहीं, या फिर उसे उसके पते से पहचाना जाना चाहिए कि वो कहाँ रहता है और उसका पड़ोस कैसा है। इस परिभाषा ने पते को ज्यादा अहमियत दे दी। और यहाँ एक और मजेदार बात, जिस गड़बड़ी की वजह से प्लूटो को खोजा गया था वो असल में थी ही नहीं थी। बाद में जब नासा के वॉयेजर प्रोब ने बेहतर डेटा भेजा तो पता चला कि यूरेनस की कक्षा में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं थी। जो थोड़ा बहुत असर था वो नेपच्यून की वजह से था। तो प्लूटो की खोज एक तरह से खुशकिस्मत गलती थी जो गलत गणित पर आधारित थी। बिल्कुल। लेकिन अब जो सबूत मिल रहे हैं वो कोई गलती नहीं लग रहे हैं ना। यहीं से प्लैनेट 9 की कहानी शुरू होती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। 2016 में कैलटेक के माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिगिन ने एक अजीब चीज देखी। क्या था वो? उन्होंने काइपर बेल्ट में बहुत दूर के 6 पिंडों को देखा और पाया कि इन सभी की कक्षाएं अजीब तरह से एक ही दिशा में झुकी हुई हैं। एक ही दिशा में? हाँ। माइक ब्राउन इसकी तुलना एक घड़ी से करते हैं। सोचिए कि एक घड़ी में 6 सुइयां हैं, सब अलग अलग रफ्तार से चल रही हैं।
और आप अचानक घड़ी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि सारी सुइयां एक ही जगह पर हैं। इसके संयोग से होने की संभावना तो बहुत ही कम होगी। बहुत कम, लगभग 500 में से एक। 500 में से एक। जी। तो उनकी थ्योरी ये है कि कोई बहुत बड़ा छिपा हुआ ग्रह, जिसे वो प्लैनेट 9 कह रहे हैं, अपनी ग्रेविटी से इन सब पिंडों को एक झुंड में धकेल रहा है, जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को हाँकता है। ठीक है, तो प्लैनेट 9 इन पिंडों के झुंड को समझाता है। लेकिन मैंने आपके दिए गए सोर्स में एक प्लैनेट वाई का भी जिक्र पढ़ा था। वो कहानी क्या है? वो किस अलग पहेली को सुलझा रहा है? ये एक पूरी तरह से अलग पहेली है। 2025 में प्रिंसटन के अमीर सिराज का ध्यान काइपर बेल्ट के झुकाव पर गया। देखिए, हमारा सौरमंडल मोटे तौर पर एक चपटी डिस्क जैसा है। ज्यादातर ग्रह इसी प्लेन पर घूमते हैं, लेकिन काइपर बेल्ट का बाहरी हिस्सा इस प्लेन से थोड़ा मुड़ा हुआ या झुका हुआ है। और इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि इस झुकाव को अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी है। इसका मतलब है कि कोई चीज लगातार इसे एक तरफ खींच रही है। अच्छा। सिराज की थ्योरी के मुताबिक ये चीज एक और ग्रह हो सकता है, प्लैनेट वाई, शायद मंगल या बुध के आकार का, जो एक झुकी हुई कक्षा में घूम रहा है और लगातार काइपर बेल्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। रुकिए, मतलब ये दोनों ग्रह एक साथ हो सकते हैं? प्लैनेट 9 भी और प्लैनेट वाई भी हो सकते हैं। ये तो कमाल है। इसका मतलब हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्से में हमारी सोच से कहीं ज्यादा हलचल हो रही है। बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग सबूतों पर आधारित दो अलग अलग थ्योरी हैं, और हो सकता है कि दोनों ही सच हों। एक मिनट, लेकिन क्या ये झुंड वाली बात सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकती? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है, और आप अकेले नहीं हैं जो ये पूछ रहे हैं। अच्छा। प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट की कैट वॉल्ग जैसे कई खगोल शास्त्री इसी को ऑब्जर्वेशनल बायस या अवलोकन का पूर्वाग्रह कहते हैं। उनका मानना है कि हो सकता है ये झुंड असली हो ही ना, बल्कि हमारे देखने के तरीके का नतीजा हो। कि हमने सिर्फ उन्हीं जगहों पर टेलीस्कोप से देखा है जहां ये पिंड थे, और बाकी जगहों पर देखा ही नहीं। सही। तो क्या हमें कोई ऐसा सबूत मिला है जो प्लैनेट 9 की थ्योरी के खिलाफ जाता हो? हाँ, कुछ पिंड मिले हैं, जैसे 2017 OF20 और 2023 KQ14। इनकी कक्षाएं प्लैनेट 9 के मॉडल में फिट नहीं होती। फिट नहीं होती? नहीं, असल में अगर प्लैनेट 9 होता तो वो शायद इन पिंडों को सौर मंडल से बाहर ही फेंक देता, तो पहेली और भी गहरी हो गई है। तो कुल मिलाकर हमें और डेटा चाहिए, और ये डेटा कहाँ से आएगा? इसका सबसे बड़ा स्रोत चिली में बन रही वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी होगी। अच्छा, वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी? जी, ये एक विशाल टेलीस्कोप है जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है। ये 10 साल तक हर रात पूरे दक्षिणी आकाश का सर्वे करेगा। मतलब ये हर चीज का नक्शा बनाएगा, चाहे वो कहीं भी हो, कोई पूर्वाग्रह नहीं? बिल्कुल, ये हमें बताएगा कि वो 6 पिंडों का झुंड असली है या सिर्फ एक संयोग। ये प्लैनेट 9 या वाई जैसे धुंधले पिंडों को भी ढूंढ सकता है। और अगर कोई ग्रह नहीं भी मिला तब भी ये हमें नेपच्यून से परे हजारों नई चीजों के बारे में बताएगा। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि वहां बाहर कोई अनदेखा गुरुत्वाकर्षण है या नहीं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक कदम पीछे हटकर पूरे सौरमंडल को देखना जरूरी है। ये सब बना कैसे? हमारा सौरमंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से बना था। ग्रेविटी की वजह से ये बादल सिकुड़ने लगा और एक घूमती हुई चपटी डिस्क बन गया। और इस डिस्क के बीच में हमारा सूरज पैदा हुआ? हाँ, केंद्र में इतना ज्यादा दबाव और गर्मी थी कि वहां सूर्य का जन्म हुआ, और बाकी बची हुई डिस्क से ग्रह बने। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चीज हुई जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। फ्रॉस्ट लाइन? जी, इसे ऐसे समझिए जैसे एक जलता हुआ अलाव हो। ठीक है। अलाव के बहुत पास सिर्फ पत्थर और धातु जैसी चीजें ही टिक सकती हैं, बाकी सब भाप बन जाएगा। सौरमंडल में भी ऐसा ही हुआ। सूर्य के पास यानी फ्रॉस्ट लाइन के अंदर सिर्फ चट्टानी पदार्थ ही ठोस रह सका। और इसीलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह बने। बिल्कुल। और फ्रॉस्ट लाइन के बाहर जहां बहुत ठंड थी, वहां पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें भी बर्फ के रूप में जम गईं। तो वहां बनाने के लिए ज्यादा सामान था। बहुत ज्यादा कच्चा माल इकट्ठा हो गया। इसी वजह से बृहस्पति और शनि जैसे गैस के विशाल ग्रह और यूरेनस और नेपच्यून जैसे बर्फ के विशाल ग्रह बने। वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपने आसपास की हाइड्रोजन और हीलियम गैस को भी खींच लिया। तो हमारे सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह नहीं हैं। हमारे पास प्लूटो जैसे बौने ग्रह हैं, सैकड़ों चांद हैं, लाखों एस्ट्रॉइड और हजारों धूमकेतु हैं।
ये एक बहुत ही व्यस्त और भरी पूरी जगह है। सच में, मुझे याद है जब प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटाया गया था, खगोल शास्त्रियों के बीच महीनों तक बहस चलती थी। ये बहुत जुनून वाला विषय है। तो हमारी आज की यात्रा एक ऐसी खोज से शुरू हुई जो एक गलती थी, फिर एक ग्रह को उसके पद से हटा दिया गया, और अब हम एक या शायद दो नए ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। ये दिखाता है कि विज्ञान असल में कैसे काम करता है। ये कोई सीधी सड़क नहीं है। ये गलतियों, संयोगों, बहसों और फिर नई खोजों का एक चक्र है। हर नई तकनीक, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप, हमें अपनी कहानी को फिर से लिखने का मौका देती है। हम जितना सीखते हैं, सवाल उतने ही गहरे होते जाते हैं। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात है, प्लैनेट 9 और एक्स की खोज का पूरा आधार उन पिंडों पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण के असर पर है जिन्हें हम देख सकते हैं। जी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये असर सौर मंडल के अंदर की किसी चीज से आ रहा है। लेकिन हमारा सौर मंडल भी तो खाली जगह में नहीं तैर रहा है। ये इंटरस्टेलर मीडियम, यानी तारों के बीच की गैस और धूल से होकर गुजर रहा है, जो हमारे सौर मंडल के बाहर की चीज है। बिल्कुल। 2025 में नासा का एक मिशन IMAP लॉन्च हो रहा है, जो इसी सीमा का अध्ययन करेगा, जहां हमारे सौरमंडल का बुलबुला खत्म होता है और गैलेक्सी का खुला समंदर शुरू होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन अजीब गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को हम एक अनदेखे ग्रह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में हमारे सौर मंडल और हमारे गैलेक्टिक पड़ोस के बीच की किसी जटिल बातचीत का नतीजा हों? क्या असली रहस्य सौर मंडल के अंदर छिपे किसी ग्रह में नहीं, बल्कि